we welcome Dr. Hira Lal, IAS, to our show Amazing Mentor. Dr. Hira Lal is Additional Mission Director at National Health Mission, Uttar Pradesh. It's a pleasure to welcome Dr. Hira Lal to our show. Welcome, sir. थैंक यू। देखिए, मैं बेसिकली जनपद बस्ती का रहने वाला हूँ और जनपद बस्ती पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है और मेरी जो शुरुआती पढ़ाई हुई है वो प्राइमरी स्कूल की है। कक्षा 1 से 5 तक मेरे मेरा जो गांव है उसके बगल में करीब 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर प्राइमरी स्कूल था। मैं वहाँ पढ़ने जाता था। कक्षा 1 से 5 तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद वहीं से थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे एक और स्कूल था, वहाँ से हमने 6 से 8 तक की पढ़ाई की। और घर से 1 से 8 तक पढ़ाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन एक एकीकृत छात्रवृत्ति स्कीम थी, उसके तहत जीआईसी बस्ती में हो गया। तो मैं जीआईसी बस्ती में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ा और मेरा मैथ में इंटरेस्ट था तो मैथ से पढ़ाई किया। और इंटर में मैं चाहता था कि मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो जाए, तो नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी में एडमिशन लिया और वहीं पे चूँकि मोटो था इंजीनियरिंग का, तो तैयारी किया, कोचिंग की और पहले ही साल में मेरा सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग में। तो मैंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो पहले यूपी में था, अब उत्तराखंड में चला गया पंत नगर से। और वहाँ से बीटेक करने के बाद फिर मैं आई और यहीं जब मैं बीटेक कर रहा था यहीं से मेरा मोटो बना कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। और इसके बाद मेरा पैरेलल में बीटेक के पैरेलल में ही मैं तैयारी भी करता था। बहुत अच्छी तैयारी नहीं, लेकिन दिमाग में चूंकि था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो उसकी जानकारी करते रहते थे और थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ाई भी करते थे, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक नहीं था, बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं थी, बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी। फिर बीटेक करने के बाद ही हमने गेट एक एग्ज़ाम होता है, एमटेक में एडमिशन लिया और वो एमटेक में एडमिशन हमने लिया आईआईटी, पहले आईटी बीएचयू हुआ करता था, अब आईआईटी बीएचयू हो गया। और वहाँ हमने एमटेक में गेट के थ्रू एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद वहाँ जो है हॉस्टल में रह के एमटेक भी करते रहे और वहाँ मैंने तैयारी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की और वहीं से मेरा सिलेक्शन पीसीएस में हो गया और मैं फिर वहाँ से पीसीएस में ज्वाइन कर लिया। तो जब मेरा पीसीएस में हो गया और आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने पीसीएस में, मैंने आईएएस में केवल 2 ही टर्म, आईएएस में केवल 2 अटेम्प्ट लिए और चूंकि ज्वाइनिंग लेट थी इसी बीच एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था, मैं एनटीपीसी से ज्वाइन कर लिया। और एनटीपीसी में करीब 15 मार्च 1993 से जुलाई 94 तक एनटीपीसी में इंजीनियर थे और फिर वहीं पे ज्वाइनिंग आया पीसीएस का और ज्वाइनिंग आने पर मैंने वहाँ से रिजाइन किया और ज्वाइन कर लिया पीसीएस। और फिर डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग होती रही और फाइनली जून 2016 में 2 जून 2016 को प्रमोशन हो गया आईएएस में और तब से हम आईएएस की सेवा में हैं। आपको सिविल सर्विस में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि मेरे को सिविल सर्विस ही ज्वाइन करनी है? क्या सिविल सर्विसेज में इसका प्रेरणा तो मेरे फादर जो हैं, मेरे फादर बेसिकली वेटनरी कंपाउंडर थे, जो पशु चिकित्सालय है वो वेटनरी कंपाउंडर थे और हम गांव के रहने वाले थे और गांव में रहते थे। तो गांव में आईएएस का बहुत एक करेज है, एक माहौल है। तो मेरे फादर जो है सबसे पहले घर से ही प्रेरणा, मेरे फादर ये चाहते थे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, उनकी एक इच्छा थी। तो वो मुझे इस बारे में मतलब प्रेरित करते थे, समझाते थे कि अगर ये किया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन उसके पहले हम एक टीचर थे, उनके बेटे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वहाँ जब हम उनके सत्संग में आए जीआईसी बस्ती में, उनका साथ मिला, चूँकि उनके लड़के इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो ये हुआ कि सीधा तो हो नहीं सकता है, बैचलर डिग्री तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए चाहिए, तो ये इंजीनियरिंग एक अच्छा माध्यम बना। तो हमने फिर इधर बीए कर सकते थे या
बीएससी कर सकते थे, कुछ बीकॉम कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ये प्रेरणा मिली और मैथ मेरा ठीक था, मैथ में ही मेरी अच्छी पकड़ थी, तो फिर हम उधर इंजीनियरिंग में गए और बीटेक करने के बाद फिर उधर से तैयारी की गई। तो प्रेरणा तो मुझे मेरे फादर से मैं कहूँगा पहली प्रेरणा और वहीं से मिली। तो बेसिकली फादर आपके श्रोता थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि भाई आपको सिविल सर्विस ही ज्वाइन करना है, तो एक स्टेटस जो है, एक स्टेटस ही होता है कि भाई हाँ भी सिविल सर्विस बन गया है मेरा लड़का। तो जब आप तैयारी कर रहे थे क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, जब हम तैयारी कर रहे थे और आज जो तैयारी का तरीका है, जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले ऑनलाइन तो था नहीं, जब हम तैयारी कर रहे थे तो ना कोई बताने वाला था, ना समझाने वाला था, ना कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस था। तो दिक्कतें तो आई, कैसे पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। तो ये जो ये गाइडेंस की जो दिक्कत थी वो हमने फेस किया और इसी का कारण ये है कि जो हमें रिजल्ट जितना बढ़िया हमें मिलना चाहिए था, मैं महसूस करता हूँ वो नहीं मिला था। एक बात, अब दुनिया बदल गई है। पहले इस तरह से बहुत नहीं होता था कि यार जो आईएएस टॉपर होता है उसके, आज तो तैयारी इतना आसान हो गया है कि कोई बच्चा अगर सिस्टमेटिक तरीके से ऑनलाइन केवल स्टडी कर ले, पिछले 10 साल के जो आईएएस टॉपर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके इंटरव्यू हैं, कैसे तैयारी करो, क्यों करो, कैसे करो, क्या किताब पढ़ो, कैसे इंटरव्यू में जाओ, कैसे मेन क्वालिफाई करो, प्री करो। अगर इसका बहुत थारोली पिछले 10 साल का बच्चा ध्यान से सुन के नोट बना ले और उसमें चीज़ों को एडॉप्ट कर ले तो तैयारी, मतलब जो कहते हैं ना कि डायरेक्शन लेस नहीं रहेगा, या जो दिक्कत पहले थी वो दूर हो गया, मेरा ये मानना है। दूसरी बात यह है कि उसी तैयारी का ही पार्ट है कि पेपर, जो बच्चे पेपर 75% चीजें पेपर से आ रहे हैं, तो अगर बच्चा पेपर को पढ़ने और उसको एनालाइज करने की क्षमता डेवलप कर ले तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे पेपर में दोनों चीज होता है कि हर मुद्दे का प्लस होता है, माइनस होता है। तो अगर कोई आर्टिकल है या कोई मुद्दा है तो उसका प्लस क्या है, माइनस क्या है, प्लस साइड में जाएगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, निगेटिव साइड में जाएगा तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा। हर इशू का प्लस माइनस दोनों होता है और कोशिश यही होता है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी मुद्दे में केवल प्लस प्लस हो, किसी मुद्दे में केवल माइनस माइनस हो। ये रेशियो होता है, निगेटिव भी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा काम या अच्छा पॉलिसी वही होती है जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव हो और उसका निगेटिव कम हो। लेकिन लोग कभी कभी नहीं समझते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको भी निगेटिव समझते हैं, तो उसके वजह से लोगों को दिक्कत होती है, जिसको कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होना या भ्रम की स्थिति पैदा होना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम ही लोग जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है और हम लोग मौके पे जाते हैं तो उनको पता रहता है कि साहब ये तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी इसलिए हम यहाँ धरने बैठे हैं। जब अब उनको क्या है, भ्रम है। जब हम कहते हैं देखिए ये जो है पुलिस की कार्रवाई का ये सबूत है, ये कार्रवाई है, जैसे हमने उनका भ्रम दूर किया, कहीं अच्छा ठीक है साहब तो यही हमारे। तो ऐसे बहुत सी चीजों में भ्रम भी पैदा होता है। एक बात, दूसरी चीजों में कहीं कहीं कोई कमी भी रह जाती है, ऐसा नहीं है, कोई इंसान ही होता है। इंसान जब काम करता है तो उसमें कहीं ना कहीं चूक जान के भी रहता है और अनजान से ही होता है। जान के तो कोई चूक करता नहीं, कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, तो उसको सुधारने के भी गुंजाइश होती है और सरकार हमेशा सुधारने के ही मूड में रहती है। इसीलिए आप देखते होंगे हमेशा हर चीज में अमेंडमेंट आता रहता है। अमेंडमेंट में क्या होता है, सुधार, कि जो पिछले में कमी रह गया है उसको हम सुधार लेंगे, इसमें जो कमी है आगे सुधार लेंगे। तो सरकार का जो काम करने का जो तरीका है सुधार करने का, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अगर एक बार में कोई चीज पूरी नहीं सुधरी तो अगले में सुधार लेंगे, उसमें नहीं सुधरा अगले में सुधार लेंगे। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है और एक अच्छा प्रोसीजर। तो सर जब आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे आपने बताया कि फादर ही आपके प्रेरित सोर्स थे, उन्होंने बोला कि भाई आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। जब आपका सिलेक्शन हो गया और आपने अपने फादर को बताया कि अच्छा मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ, तो कैसा रिएक्शन था आपके फादर का? देखो ये तो जग जाहिर है और ये सही भी बात है कि किसी का सपना पूरा होगा, उनका एक सपना था और तो उन्हें तो बहुत अच्छा लिखा। वही कहते हैं ना कि स्टेटस समाज में बढ़ जाता है।
बाय द वे जब इसका रिजल्ट आया तो मैं घर पे नहीं था। मैं एक्चुअली उस समय एनटीपीसी विंध्यनगर में मेरी पोस्टिंग थी। मैंने जैसा कि बताया, वही मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने उन्हें बताया। तो खुशी तो स्वाभाविक है, लेकिन चूंकि मैं उनके सामने नहीं था तो मैं उनका एक्चुअल फेशियल या इमोशन वाला रिएक्शन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो गांव में थे, घर पे, और मैं विंध्यनगर, एमपी के बॉर्डर पे विंध्यनगर जिला जहां एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, मेरी वहां उस समय ट्रेनिंग चल रही थी। तो जब मेरी सिलेक्शन हुआ तो मुझे पता लगा था विंध्यनगर में। तो जब बताया तो खुशी का तो कोई ठिकाना होता नहीं। तो आप जानते ही हो, कोई चीज़ IAS PCS में सिलेक्शन हो जाए तो आदमी, नेचुरल सी बात है, बहुत ही उत्साहित होता है। तो ये उत्साह था, लेकिन फिजिकली क्या आप जो जानना चाह रहे हो मैंने देखा नहीं, सही बात ये है। जब PCS में सर आपका सिलेक्शन हो गया तो शुरुआती दिनों में क्या क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? देखिए, जो PCS की सेवा है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा है, अगर इसका किसी को मजा लेना है, सही बात है, तो उसे जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता में घुसना चाहिए और जनता की समस्याओं को दूर करके उसके विकास में भागीदारी करनी चाहिए और भागीदार बनना चाहिए। क्योंकि मैं गांव का आदमी था और गांव में जो मैं था या गांव में जो मेरा अनुभव था कि लेखपाल क्या होता है, मास्टर साहब क्या होते हैं प्राइमरी स्कूल के, गांव में कैसे चलता है, धान कैसे बिकता है, मतलब जो मेरे बचपने का जो रियल लाइफ था वो मेरे दिमाग में था कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो जब मैं इस कुर्सी पे आया और जब मुझे कुर्सी मिली तो मैंने कोशिश की कि वो जो दिक्कतें हैं वो कम की जाए और उसको रिड्यूस किया जाए। तो मेरा हमेशा मैं जनता से मिलना, जनता के बीच रहना। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे घर पे गन्ना पैदा होता था, गन्ने पैदा होता तो गन्ना मिल में जाता था और उसी गन्ने के पैसे से मुझे पढ़ाई का पैसा मिलता था। तो गन्ना किसान को क्या दिक्कत होती है मैं प्रैक्टिकली जानता था। धान मेरे घर पे, आलू, गेहूं, हर फसल होती है। तो और गांव क्या होता है, क्योंकि मैं फिर इसके बाद जब मैं शहर में रहने लगा, 9 के बाद जब मैं बस्ती शहर में चला गया तो मुझे शहर का भी लाइफ का पता लग गया कि शहर की लाइफ क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा देहाती लाइफ और शहर के लाइफ की जो दिक्कतें हैं, इन दोनों का जो अनुभव था, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। जैसे मैं एक जगह बहेड़ी में पोस्ट था, वहाँ चीनी मिल, SDM था बहेड़ी में, चीनी मिल थी। तो चीनी मिल में क्या करते थे, किसानों को पता नहीं होता, वो घटतौली करते थे। मैंने उनकी घटतौली पकड़ी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया और घटतौली को रोका। एक दूसरी घटना बताता हूँ, एक जमीन का मैटर था, एक आदमी ने उस जमीन को पैसा वैसा दे करके अपने नाम करा लिया, ग्राम समाज की जमीन, नाली और चक्रोट को। मेरे सामने जब मैटर ये आया तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया SDM, और जबकि ये बहुत पुराना केस था, 20 साल 22 साल पहले हुआ था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में आना बहादुरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद उस पोस्ट को जिसके लिए ये बना है उसको एंजॉय करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन सभी लोग उतना अच्छा नहीं करते जितना करना चाहिए। इसीलिए अब ये जरूरत आ गई है कि सबको इस बारे में सोचना चाहिए, ओरिएंट करना चाहिए और हर पल सीखना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिसेज को जहां भी हो उसको लागू करना चाहिए। ये मेरी फिलॉसफी है। मैं कंटिन्यूअस पढ़ता हूँ, कंटिन्यूअस रीड करता हूँ और जहां भी बेस्ट प्रैक्टिसेज मिलती है उन लोगों से दोस्ती करता हूँ, सीखता हूँ और उसको लागू करता हूँ। मुझे इसमें ये शर्म नहीं है कि मैं IAS अफसर हूँ और मैं उससे सीखूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी या मेरी तौहीनी होगी। आई नेवर केयर। मैं छोटे से छोटे चपरासी हो चाहे गांव का कोई सिंपल, अगर उसके अंदर कोई हुनर है, उसके उस हुनर से समाज का फायदा हो सकता है तो मैं उसके हुनर को लेता हूँ, अकल से नकल करता हूँ, उसको साथ जोड़ता हूँ और उससे मिल करके उसके हुनर से समाज को फायदा पहुंचाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो बेसिकली आपके विचार के हिसाब से सिविल सर्विस में आना तो इतना मुश्किल नहीं है, पर अपनी पोस्ट को जस्टिफाई करना ज्यादा मुश्किल काम है। और जैसे कि आपके विचार से पता चला कि सत्य की हमेशा विजय होगी, आपको लड़ते रहना है। तो अभी तक कैरियर में सर आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट हैंडल किए?
एरियर में तो देखिए शुरुआती दौर में हम लोग एसडीएम बनते हैं, 10 साल करीब एसडीएम रहते हैं, तो जिले में ही रहते हैं। और एसडीएम का एक प्रोटोकॉल है, एसडीएम की अपनी एसडीएम का अपना एक जुरिडिक्शन होता है, वो वहाँ का बॉस होता है। जैसे अगर कोई एसडीएम है तो वहाँ एसडीएम कैन इंजॉय द सिमिलर पावर व्हाट अ डीएम कैन इंजॉय इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर वो एसडीएम है, उसको जानकारी है, वो मेहनती है, वो कुछ करना चाहता है, तो वो अपने सब डिवीजन का, ठीक है, वो एसडीएम नहीं, वो डीएम होता है, वही रोल उसी भूमिका में होता है। और अगर वो अच्छा काम करता है तो कभी भी वहाँ किसी के आने की जरूरत नहीं है, डीएम के आने की जरूरत नहीं है, और ना किसी उच्चाधिकारी, अगर वो सक्षम है अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। उसके बाद हम लोगों का प्रमोशन होता है। तो जब प्रमोशन हुआ तो हम डीडीए मंडी भी रहे हैं, ठीक है, ईएमडी रहे हैं यूपी डेस्को में, आरएफसी रहे हैं खाद्य विभाग में, फैजाबाद में ये जो गेहूं धान खरीद का जो विभाग है आरएफसी विभाग में, आरएफसी रहा खाद्य विभाग में। और मंडी में मैं डीडीए मंडी मुरादाबाद भी रहा हूँ, जिसमें ये मंडियाँ आती हैं, पूरे मंडल का मंडी जो ये होता है 19 मंडियाँ, तो उनको रेगुलेट करना, कैसे मंडी में सामान आता है बिकता है, किसानों को उनको बैठने की, उनके आने जाने की सब तरह की सुविधाएं देते हैं, कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो, सुविधा हो। मैं मंडी में भी रहा, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का यूपी डेस्को है एक संस्था, वहाँ रहा, सीडीओ में बलिया में रहा, फिरोजाबाद में रहा। तो इस तरह से इस सर्विस का एक सबसे बड़ा चार्म ये भी है कि इसमें डाइवर्सिटी है। क्या आप जो है पूरे जिंदगी में बहुत तरह का अनुभव सीख सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी में निखार आ सकता है, लेकिन ये संभव तभी है जब आप उसको सीखने की आपकी क्षमता हो और आप सीखने की आपकी ललक हो और आप चीजों को डू द सेम थिंग डिफरेंटली। अगर आपके मन में ये चीज नहीं होगी कि डू द सेम थिंग डिफरेंटली, तो आप सीखेंगे नहीं और फिर आपको वो मजा नहीं आएगा। और जब आप ये करेंगे कि डू द सेम थिंग डिफरेंटली, तो आप उसको डिफरेंट बना करके सिस्टम को एफिशिएंट बनाएंगे, सिस्टम को गैल्वेनाइज करेंगे, उसमें जो प्रोसेस है उसको बढ़िया सरल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेंगे, जनता को सहूलियत ज़्यादा मिलेगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो उसका फायदा है लेगा उसको भी अच्छा लगेगा। देखिए दो बात है, हम लोगों की हम इसको ऐसे कहते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार सोशल प्रोडक्ट बनाती है। सोशल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग दुकान खोल के, हमारा सोशल दुकान है। जैसे मान लीजिए आपको हमारे पास करीब 70 तरह के सोशल प्रोडक्ट है मेडिकल विभाग में। तो हमारे पास जिला अस्पताल है और पीएससी, सीएससी, एनएम सेंटर्स हैं। हर जगह हम लोग इस सोशल प्रोडक्ट को जनता के लाभ के लिए, जनता की भलाई के लिए बेचते हैं और फ्री में बेचते हैं। वो आता, हम उसकी दवा करते हैं, दवाई देते हैं, पैसा नहीं लेते। हमारा यहाँ जो प्रॉफिट है जनता की भलाई, अगर हमने जनता की भलाई कर दी है वही हमारा प्रॉफिट है, वही हमारा प्रॉफिट मोटिव है। वी आर सोशल मार्केटियर, वी आर सोशल प्रोडक्ट्स टू द पब्लिक विदाउट टेकिंग एनी मनी, फ्री ऑफ कास्ट। अगर इस एक्सचेंज में हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हम लोग जैसे कोई आया, हम 2 घंटा उससे मिल ही नहीं रहे हैं या हम मिलते कम हैं, तो जब ये सब गैप क्रिएट हो जाता है आम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, तो गैप क्रिएट होता है, तो उस गैप को और लोग फिल कर लेते हैं, जिसको बिचौलिया कहते हैं, दलाल कहते हैं या गड़बड़ लोग कहते हैं, वो माध्यम बनते हैं। तभी जो है दिक्कत पैदा होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर का जनता से 1-to-1 संवाद होना चाहिए। क्या ये जो गैप है, ये गैप को कम करने के हर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जनता से ज़्यादा मिलना पड़ेगा, आपको उसकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, और अगर उसकी समस्या आपके एक बार समझ में आ गई तो आपको उसको हल कराना पड़ेगा, तभी आपकी विश्वसनीयता रहेगी। क्या जैसे मुझसे कोई अगर आदमी समस्या लेके आता है, चाहे मैं ये एसडीएम, चाहे ये एडीएम, चाहे ये सीडीओ, मैं किसी भी पोजीशन में रहता, तो अगर वो समस्या मेरे समझ में आ गई, इसकी समस्या सही है, जेन्युइन है, ये जेन्युइन पर्सन है, तो वो समस्या उसकी नहीं रह जाती, फिर वो समस्या डीएम हीरा लाल की हो जाती है।
और फिर मैं तत्काल फोन मिलाता हूँ या उस अधिकारी को कहता हूँ कि ये समस्या हुई क्यों, मुझे ये समस्या आपसे हल नहीं करानी है, ये हुई क्यों, कौन जिम्मेदार है और इसको बताइए मुझे। जब मैं ये बात कहता हूँ तो वो पहले जा करके बचाव में सबसे पहले वो समस्या हल कर, तो ये मेरा अपना तरीका है। और फिर ये धीरे धीरे मैसेज क्रिएट हो जाता है, ये मैसेज क्रिएट हो जाता है कि अगर इनसे कोई मिलेगा तो ये सीधा, अगर समझ में आ गया तो ये सीधा उस अफसर पे अटैक करेंगे कि आखिर ये समस्या मेरे सामने आई क्यों, इसका मतलब आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो एक माहौल 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर शुरुआत में क्रिएट हो जाता है और फिर सारे अधिकारी ट्यून्ड हो जाते हैं और वो काम करने लगते हैं। जैसा देश वैसा भेष बन जाता है, जैसा बॉस होता है वैसा लोग चलने लगते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। तो काम करने की पद्धति में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। और अगर हम लोग अपने कार्य की पद्धति में और जनता की अपेक्षा में बदलाव नहीं लाएंगे तो ये ना जनता के लिए अच्छा है और ना हमारे लिए अच्छा है। हमारा ये व्यक्तिगत सोच है। इसी जो परसेप्शन जनरल पब्लिक में बना हुआ है, खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स के लिए या सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो ये है कि दे आर नॉट रीचेबल। अब जैसे आपने बोला, जब तक बंदा मेरे पास आए नहीं, मैं उसकी प्रॉब्लम समझूंगा नहीं, मैं सॉल्यूशन दूंगा कैसे। अब बंदा के आगे या बंदे के दिल में पहले से इतना डर होता है सिविल सर्वेंट्स के लिए या पुलिस के लिए, बंदा जाने ही नहीं चाहता। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है, माइट बी आई मे बी रॉन्ग आल्सो, देयर शुड बी ए सिस्टम जहाँ पे जनता को ये बताना चाहिए कि भाई हम और आप दोनों इंसान ही हैं। जब तक आप हमारे पास आओगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा आपकी लाइफ में या प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में कि कुछ आप करना चाहते हो पर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा कोई इवेंट आपकी लाइफ में हुआ हो कि आपको दिक्कतें आई हो अपना डिसीजन लेने में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्तित्व का एक अपना ऑरा होता है और ये कहा जाता है कि व्यक्ति जब कहीं उसकी पोस्टिंग होती है तो व्यक्ति तो शरीर से बाद में जाता है, उसका इमेज पहले पहुंच जाती है। तो ऐसे ही जब हम लोगों का कहीं ट्रांसफर होता है तो पहले से ही वहाँ के पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे पत्रकार गण हो चाहे अधिकारी गण हो, कि भाई वो आ रहे हैं, वो कैसे आदमी है, उनका क्या स्टाइल है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, डिसीजन कैसा लेते हैं, नॉलेज है कि नहीं है, मेहनती है कि नहीं है। देखिए, हमारी टेस्टिंग नॉलेज पे होती है, ठीक है। फाइल करते हैं या उसको लटकाते हैं, जिलेबी बनाते हैं, ये भी कहा जाता है ना कि अधिकारी डिसीजन है, मतलब वही जो आप करें डिसीजन में कोई है नहीं है, मेहनती है कि नहीं है, जनता के बीच जाते हैं कि नहीं जाते हैं, साहसी है कि नहीं, ये भी कहते हैं कि वो तो डरपोक है, नहीं जाते जनता के बीच। तो कुछ 8-10 बहुत पिकुलियर क्राइटेरिया है। निष्पक्षता कैसी है क्या, ठीक है। तो ये जो 8-10 क्राइटेरिया, इसी पे हमारा इवेल्युएशन होता है जो पब्लिक सर्वेंट है। हम लोग ये गलतफहमी, हम अपने आप को पब्लिक ऑफिसर मानते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर नहीं है, वी आर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। हमारा सेवा करने जाते हैं। तो जब हम सेवा करने जाते हैं तो जिसका हम सेवा हमें करना, हम जनता के लिए जाते हैं, हम जनता का हमें सेवा करना है और जनता हमारे बीच गैप रहेगा तो हम सेवा कैसे करेंगे। जो हमारा सामान, हमारा सोशल प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं आए। क्योंकि मैं जनता से मिलता हूँ, तो मैं जब जनता से मिलता हूँ तो चाहे वो समाज का किसी भी वर्ग का आदमी मेरे सब टच में रहते हैं। वो मेरी नेटवर्क, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पहला कोर्स होता है वो नेटवर्किंग है, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क थियरी में पहला कोर्स पढ़ाया गया। तो मेरे ब्लड में आ गया है नेटवर्क, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क हो चाहे सामाजिक नेटवर्क हो। तो मेरे पास पत्रकार गण, अधिकारी गण, नेता गण, सब में मेरा नेटवर्क है और मुझे सब जानते हैं। तो कहीं कोई बात होती तो मैं अपनी बात को प्रॉपर तरीके से, शालीनता से, एटिकेट से अपनी बात को मैं रख देता हूँ। तो वो एक तरफा नहीं होता कि बड़े अफसर हैं तो उनकी बात सुनी गई और हमारी नहीं पहुंची, हमारी भी पहुंच गई क्या। अच्छा, एक चीज और ये होता है कि ज्यादा ये होता है कि ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर इज ए नॉट ए पनिशमेंट। क्या, मेरे खूब ट्रांसफर होते हैं और हुए हैं तो मैं उसको परवाह नहीं करता। और जब मैं ट्रांसफर की परवाह नहीं करता तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा किसी के, जो मुझे सही लगता है, और यहाँ मुझे सही लगने का मतलब जो कानूनन सही है, ये मेरा कोई अपना, उसी बात को मैं करता हूँ। और अगर जो गलत होता है मैं उससे हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं कह देता हूँ मैं नहीं करूँगा। ये मेरे पर्सनालिटी के बारे में सब जानते भी हैं क्या, कि गलत होगा तो वो नहीं करेंगे
और ना दबाव को मानेंगे, जाना पसंद करेंगे, गलत काम करना पसंद नहीं। ठीक है, अगर तो ज्यादा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर हो गया, हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ अच्छा काम करेंगे। ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत वर्किंग की फिलॉसफी है। इसीलिए मैं कभी 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना इसी तरह से रहता हूँ। मेरी पोस्टिंग ऐसे रहती है। मुझे अच्छा लगता है कि डिफरेंट पोर्टफोलियो जाता हूँ तो वहाँ फिर लर्न करना, नई चीज़ सीखता हूँ, तो मेरी नॉलेज बढ़ता है, मेरी पर्सनालिटी में निखार आता है, डाइवर्सिफाई होती है पर्सनालिटी। इसको लोग निगेटिव लेते हैं, बट आई फॉलो द फार्मूला, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सर, आपको वैसे भी जैसे आपने बोला कि नेटवर्किंग आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपके लिए तो वो बोनस है अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है, नई नेटवर्किंग करने को मिलेगा फिर आपको। तो ऐसा बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको आपके दिल को छू गई और उसका सॉल्यूशन देने में एक अलग ही खुशी आपको महसूस हुई हो? देखिए, हम आपको बताएं कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें होती हैं। हम तो कहेंगे मेरे जिंदगी का हर पोस्टिंग, जितनी भी हमने पोस्टिंग ली, मैं अपने जिंदगी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ। पहली पोस्ट ये एसटीएम। तो ये जो मैं सप्ताह में 1 दिन गांव जाता था और वहाँ दरबार लगाता था, जनता के सामने बैठता था और उनसे उनकी समस्याएं सारे अधिकारी ले जाता था। ये सरकारी कोई इसमें ऐसा नहीं कि मैं ऐसे गांव में, ये मेरी अपनी स्टाइल थी, मुझे अच्छा लगता था। उनकी समस्याएं सुनता था, वहीं हल करता था, और तो धीरे धीरे उससे माहौल बना और अधिकारी सतर्क हुए कि ये गांव में भी जाएंगे, सीधा पूछेंगे, वहीं हल कराएंगे, डांट डपट भी होगी। तो इस तरह से मैं आपको ये बताऊं, अब मैं जब मंडी में गया तो मंडी में मैं जब मुरादाबाद गया, पूरे 4 जनपदों की 19 मंडियां थी, तो मैं मंडी का दौरा करता था। मंडी साफ सुथरी हो, गंदी ना हो, वहाँ अच्छा माहौल हो, मतलब तो मैं जहां भी गया उसी चीज को डिफरेंटली करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हर पोस्टिंग को जब मैंने डिफरेंट किया तो मुझे उसके लिए पढ़ना भी पड़ा, सीखना भी पड़ा, दिक्कतें भी आई। और जब दिक्कतें आती हैं तो उसको हल करने के लिए बहुत सारे तरीके अप्लाई करने पड़ते हैं। तो वही मेरा हॉबी है। जब डिफरेंट तरीके अप्लाई करने पड़ते हैं तो एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और अगर आपके सामने कोई समस्या नहीं आई और रूटीन में काम हुआ तो आपकी ग्रोथ रुक गई वहीं, फिर आपके दिमाग ने कुछ सीखा नहीं। तो बहुत बड़ी तो नहीं आई, बहुत छोटे आई। क्या, जैसा कि मैं बताऊं कि मैं जहां भी रहा, अगर मेरे कलेक्टर, जैसे मैं एसडीएम रहा, मेरे कलेक्टर ने भी मुझसे गलत, मतलब वो चाहे कि कुछ कर ले तो मैं किया हुआ, उन्हें मालूम भी होता था ये करे होगा। वो तो बॉस तो जानता है ना अपने, भाई बॉस इज बॉस, वो तो समझ जाता है कौन मेरा अधिकारी किस टेम्परामेंट का है, उसकी स्टाइल क्या है। और अगर आपकी कमजोरी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, तो आपको कोई दबा नहीं सकता। ये मेरा निजी अनुभव है। क्या, और ना आपका कोई नुकसान कर सकता। तो आप पहले आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाए कि आपकी कोई चीज कमजोरी ना हो। क्या, अगर आपके अंदर कमजोरी नहीं है तो इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं है जिंदगी का मजा लेने के लिए, बाय सर्विंग द सोसाइटी। यही इसका चार्म है। लेकिन अब इसको कौन लोग रियलाइज कर पाता है, कितने लोग रियलाइज कर पाते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने को अपडेट करना पड़ेगा और मेहनत खूब करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कोप, इतना काम है, इतने विभाग हैं। आदमी एक छोटा सा परिवार होता है, घर का मुखिया होता है, वो नहीं खुश रखता। आप एसडीएम हो गए, पूरे तहसील के लोग आपके परिवार के मेंबर होंगे। आप सीडीओ हो गए तो आपके पूरे जनपद के लोग आपके परिवार के मेंबर होंगे। आप एडीएम हो गए तो आपके पूरे परिवार के लोग मेंबर हो गए। और डीएम हो गए तो आप तो सबके पिताजी या बाबा जी हो गए। आप यूँ समझने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। एक पिता और एक बाबा का क्या रोल होता है, उस मानसिकता से काम करना चाहिए, रादर देन कि हम डीएम हैं, हमारे पास पावर है, या हम बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये जो मानसिकता है कि हमारे पास बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, हम जिला मजिस्ट्रेट हैं, इस मानसिकता से मैं काम नहीं करता। मैं इस मानसिकता से काम करता हूँ कि मैं, ये परिवार है जिला पूरा, उस परिवार का मैं मुखिया हूँ। सबको खुश रखना,
सबके चेहरे पे खुशहाली लाना, सबकी इनकम बढ़ाना, सबकी समस्याओं को दूर करना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करना, इस मानसिकता से मैं काम करता हूँ और मुझे मजा आता है। क्यों मजा कैसे आता है? लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी तारीफ होती है, इतना नाम होता है, उससे ऊर्जा मिलती है, इतना अच्छा लगता है। तो कभी ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर आया हो जिसमें आपने ये सोचा हो कि भाई मेरे को तो क्विट कर देना चाहिए इससे? किसी प्रेशर तो उस पर बनेगा जिसकी कोई किसी चीज से मोह माया हो ना। मेरा कोई मोह माया है नहीं, मेरी तो मोह माया जनता से है। भैया मुझे 75 जिले हैं, जहाँ भी बैठा दोगे वहाँ मुझे जनता मिलेगी और मैं वहाँ काम करूँगा। चाहे मैं बलिया में काम करूँ, चाहे फिरोजाबाद में काम करूँ, चाहे मुजफ्फरनगर में काम करूँ, चाहे मैं बरेली में काम करूँ, बांदा काम कहीं काम करूँ। कोशिश यही रहती है कि कोई गलत काम किसी के प्रेशर में ना हो। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया कि पर्सनालिटी लोग ये पहले यही बात पता करते हैं जो गलत काम कराने वाले होते हैं कि यहाँ कोई गुंजाइश है या नहीं है। जब पता लग जाता है कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है क्या, और इसमें जो सबसे बढ़िया जो हमारा प्रचारक होता है वो हमारा कर्मचारी होता है। हमारा जो कर्मचारी होता है वो हमारा टेस्ट वो हमारे फाइल पे लेता है। जब हम फाइल पे नोटिंग लिखते हैं उसी से वो समझ जाता है कि इस अधिकारी को कितना आता है और कितना नहीं आता है। और अगर फाइल हम रोकते हैं तो उसके 50 अर्थ होते हैं, वो समझ जाता है कि इसका क्या है। हमसे वो कोई चीज पूछ रहा है, हम उसको डिसीजन नहीं देते हैं तो वो समझ जाता है। हमारा पहला परीक्षा हम किसको देते हैं? अपने जो हमारे अधिकारी हैं, जिसके मार्फत जो हमारे नीचे, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो जिला लेवल का अधिकारी हो, सबसे पहली परीक्षा हम उसको देते हैं। और जब उसे ये पता लग गया कि ये जानकार अधिकारी है, कोई डिसीजन है, मेहनती है, यहाँ कोई दाल नहीं गलेगी, तो वो अपने को बैक कर लेता है क्या। फिर वो हमारे वाले रास्ते पर, दो ही बात है, या तो हम उसकी हवा में चले बहें या हम उसको अपनी हवा में बहा लें। तो ये पहले ही जब पोस्टिंग होती है तो 1 आध महीने में ये रस्साकसी चलता है। जैसे शुरुआती दौर में जब हम कहीं पोस्टिंग में जाते हैं तो जब हम तेजी से काम करते हैं तो ये काम धारणा कि अरे अभी ये 1 महीना इसे तेजी रहेगी, जब मामला सब ठीक हो जाएगा तो ये तेजी अपने आप कम हो जाएगा। ये हर जगह सुनने को मिलता है कि 1 महीना तेजी ये लोगों को भी लाइन में लाने का है। लेकिन जब वही तेजी, अगर हम 1.5 साल बांदा में कलेक्टर थे और वही तेजी 1.5 साल थी तो क्या सोचेंगे? फिर 1 महीना बाद नहीं सोचते नहीं मामला तो ये तेजी इतने रहेगी और बढ़ेगी। तो वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में जनता का दिल जीतना और जनता के दिलों में घुस करके वहां उसकी सेवा करना ही मेन मूल मंत्र है। एक बार आप जनता समझ गई कि कलेक्टर साहब से जाओ, बैठे मिलेंगे, अगर बात हो गई तो तुरंत गलत काम वाले को ठीक करेंगे और गलत काम करा देंगे। ये गुडविल क्रिएट करना, और ये गुडविल क्रिएट करने के लिए मेहनत की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, सोच की जरूरत है, और जनता के बीच आपको रहने की जरूरत है। हम सुबह 5 बजे भी हमें कोई फोन करता था, मैं बात करता था। हम सुबह 4 बजे उठ के बांदा जनपद में आए जे कलेक्टर, नरैनी एक तहसील हमारी है, उस नरैनी तहसील के आगे 65 किलोमीटर 5 बजे का टाइम दिया। और वहाँ हम लोग वाटर कंजर्वेशन का उद्घाटन था, पूजन था। मैं 5 बजे पहुँच गया, 4 बजे उठा और 1 घंटा लगा जाने में। मैं 5 बजे वहाँ, जब मैं वहाँ गया तो लोगों को लगा कि ये तो कलेक्टर साहब लोग कहते हैं, ये 5 बजे कहेंगे आएंगे ही नहीं, वहाँ भीड़ कम थी, ऐसे होता। तो उससे क्या गुडविल क्रिएट हुई कि कलेक्टर साहब तो दिन में लेट आते हैं और इन्होंने सुबह 5 बजे कही तो 5 बजे आ गए। तो ये पूरे जनपद में एक मैसेज गया क्या। और मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। मैं अगर कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर मैंने 2 बजे टाइम दिया तो मैं 2 बजे वहां पहुंचूं, भले ही मुझे 2 बजे का लंच छोड़ना पड़े। मेरे बार कई बार ऐसा हुआ कि अगर मैंने टाइम दिया है और लंच लगा है, फोन आ रहा घर से कि लंच लगा, तो मैं पहले जा करके बैठक करता था, फिर बाद में आकर के मैं जैसे 4 बजे खाना खाऊं। पहले मेरी प्रायोरिटी वो बैठक थी, लंच मेरा बाद था। तो ये सब चीजें व्यक्तिगत हैं। तो आपका कोई गुरु है सर लाइफ में? हमारा गुरु ज्ञान है, हम तो हमारा ज्ञान गुरु है। तो ज्ञान को मैं ढूंढता रहता हूँ। जैसे हम 2009-10 में गए अमेरिका पढ़ने, ट्रेनिंग 1 साल पढ़ के आए, ठीक है। तो गुरु जी वहाँ मिले।
फिर लौट के आए तो मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया गुड गवर्नेंस में 2015 में। गुड गवर्नेंस कैसे होता है, क्या होता है, उसको अभी इसी मार्च में पीएचडी पूरा किया। ठीक है, इसी बीच में और हमारा जो ज्ञान वाला गुरु है, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ा वाला जानकार और एक कढ़ा वाला जानकार। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो हमारा, उसमें पढ़ा और अगर कढ़ा दोनों मिल जाए तो ये तो द बेस्ट है। और केवल आपके पास पढ़ा वाला है तो वो अधूरा है, और केवल कढ़ा वाला है तो वो अधूरा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पढ़ा और कढ़ा, जैसे मैं आपको बताऊं, एक राम शरण वर्मा जी हैं, पद्मश्री हैं, यही लखनऊ के पास एक दौलतपुर गांव है, बनाना मैन के नाम से जानते हैं, जाना कछाड़ फेल है वो, आईआईएम वाले उन्हें पढ़ाने ले जाते हैं। अब वो तो पीएचडी नहीं है, वो आईआईएम के लोग क्यों उनसे पढ़ते हैं, वो कढ़ा वाले पीएचडी हैं, प्रैक्टिस ही इज ए प्रैक्टिशनर पीएचडी। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर मुझे कोई कढ़ा पीएचडी मिल गया प्रैक्टिशनर, तो ही विल बी माय फ्रेंड। क्या मैं बांदा में था, एक देहाती आदमी वो अपने बिक्की से सुबह 4 बजे ला करके बेचता था, बड़ी अच्छी इतना बड़ा बड़ा अमरूद पैदा करता था। तो जब मैं गया वहां तो उसने मुझे अमरूद, बेर, वो बहुत अच्छा कढ़ा हुआ पीएचडी था। अगर वो मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर वो रास्ते में मुझे दिख गया तो मैं वहां गाड़ी रोकता था, और वो मेरे लिए वो अमरूद रखे रहता था अपने झोला में, और मैं उससे हालचाल, पूरा जनपद जानता था कि ये डीएम साहब का दोस्त है क्या। और नॉट ओनली दैट फेलो, इस तरह के जितने भी अच्छे लोग थे, जो भी अच्छा काम करते थे, वो सारे के सारे मेरे दोस्त थे। क्या उससे फायदा उनको नहीं हुआ, मुझे हुआ एज ए कलेक्टर। उनके अच्छे नॉलेज को मैंने लिया और उनको दोस्त बनाया और उसकी खुशबू पूरे जनपद में फैलाया, तो गवर्नेंस अच्छा हो गया। जब गवर्नेंस अच्छा हो गया तो नाम तो मेरा ही होगा ना कि कलेक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये माने नहीं रखता कि कोई पीएचडी ही है, पढ़ा है, उसके पास डिग्री नहीं है। मुझे कढ़ा भी पीएचडी चाहिए और पढ़ा भी पीएचडी चाहिए, और अगर दोनों मिल जाए तो सोने में सुहागा। इसीलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जहां भी अच्छाई मिलती है वो किसी रूप में, उसको मैं खुद उससे बात करता हूँ। खुद फोन, जैसे बहुत लोग सोचते हैं, मैं खुद उससे नमस्ते करता हूँ। जैसे कि कलेक्टर साहब पहले नमस्ते ना करें ना, सबसे पहले मैं उसे नमस्ते में फोन करता था, आप बताइए, मैंने आपके बारे में सुना है और अच्छा है, आप आइए मुझसे मिलिए, बताइए। उसका दिल तो बाग बाग हो जाता है क्या कि कलेक्टर का फोन आया। वो अगले दिन आता है, पूरी बात बताता है, फिर हम उसको उस विभाग के अधिकारी से मिलजुल कराते हैं, भाई इनके इस ज्ञान को देखो कैसे पूरे जनपद में। तो ये मेरा ये काम करने का ये भी एक तरीका है कि मेरे पास 80 विभाग हैं, 80 विभागों में जो भी अच्छा काम करता है उसको मैं अपना दोस्त बनाता हूँ, उसके दिलों में घुसता हूँ, उसके मन मस्तिष्क पे अपनी छाप छोड़ता हूँ प्यार से। मतलब मैं प्यार का पावर यूज करता हूँ। हमारे पास वो जो डीएम वाला पावर या जो कानून वाला ताकत है, मैं उसका यूज बहुत कम करता हूँ। इसीलिए आज तक मैंने किसी को सजा नहीं दिया। और मैं एक चीज और भी ध्यान देता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने आप को उस, जैसे मैं एसडीएम हूँ तो उस तहसील का मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ। लोग कहते हैं बॉस, दैट इज नॉट माई कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो देखते हैं कि जब ये कलेक्टर साहब खुद ही 18 घंटे मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिक उनमें वो आदत बन जाती है। वो शर्म के मारे कहते हैं ना, सीखता है आदमी देख के। जब वो सोच, अच्छा उन्हें ये पता है कि वो अगर वहां किसी गांव में कोई दिक्कत हो गया, वो पहुंचे ना पहुंचे, डीएम साहब पहले पहुंच जाएंगे, तो शर्म तो थोड़ा सा होता है ना, सामाजिक प्रेशर, सामाजिक सोशल प्रेशर। तो इससे भी वो सब लोग यही चारों तरफ ये हल्ला है कि बहुत मेहनती, अच्छा मेहनत करते हैं। तो इसका प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव हमारे अधिकारियों पे पड़ता है, उनमें एक अच्छा बदलाव आता है, वो भी मेहनती हो जाते हैं। तो हम किसी चीज को, जैसे वो महात्मा गांधी वाला था ना कि वो एक औरत कहती थी कि गुड़ वाला कहीं 15 दिन बाद आना, तो बताए मैं गुड़ खाता। तो मेरी वो फिलॉसफी है कि मैं खुद ही इतनी लंबी रेखा खींचता हूँ, मेहनत की रेखा, नॉलेज की रेखा। और उनको सबको पता है कि ये पढ़ते बहुत हैं, तो वो हमने कहा भाई जब मैं पढ़ता हूँ तो आप लोग भी पढ़ो, उससे नॉलेज इज पावर, मेक
empower yourself by gaining knowledge, by updating yourself. जो नए सिविल सर्वेंट बने, ऑफिसर्स बने, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मेरी तो सबको राय यही है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का या जो इसका मजा है, जनता में घुसो, जनता में जाओ और उनसे कंटिन्यूअस लर्न करो। मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण। मेरे पास एक आदमी आया, मैं कैसे सीखता हूँ इसको देखिए। आया, उसने कहा साहब मेरा परसों बर्थडे है और आप हमारे यहाँ आइए, मैं बर्थडे पे पौधा गिफ्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? पौधा गिफ्ट करता हूँ। इस पूरे सेंटेंस में मैंने केवल इतनी नकल की। क्या? हमने कहा बिल्कुल आऊंगा मैं आता। और मैंने इसको कानून बना दिया उस जनपद में। हमने कहा जो भी आदमी अपने बर्थडे में पौधा बांटेगा, मैं उसके यहाँ खुद आऊंगा, मुझे इनवाइट करो, मैं आऊंगा और पौधा बांटो। उससे क्या होगा? हमारा वृक्षारोपण बढ़ेगा। तो हमने क्या नकल किया, और मैंने ये पूरे, जब मैं जहां जाता था मैं हल्ला भी करता था कि मैंने ये फलाने से सीखा है, उन्होंने ये मुझे सिखाया। लोग इसको सोचते हैं, उससे नाम होता है कि ये तो बड़े अच्छे आदमी है, देखिए जिससे इन्होंने सीखा उसका प्रचार है। नकल नहीं कर रहे, कट कॉपी नहीं है, आदमी दूसरे का लेता बताता अपना। हमने जिसका भी लिया उसी का हल्ला किया कि देखो ये काम मैं उनके कहने पे कर रहा हूं, उन्होंने मुझे सिखाया। लोग सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती होगी, उल्टा सोचते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है। अगर मुझे एक लड़की वहां थी, एनजीओ में काम करती थी, उसने रेन हार्वेस्टिंग वाटर के बारे में समझाया। मैं 6 महीने तक नहीं समझा, नहीं उसकी बात मानी। जैसे उसके बाद समझ में आया तो मैं जहां भी जाता था मैं कहता था ये रेन हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी जानकारी फलाने उस लड़की ने दिया जो उस एनजीओ में जनपद पे काम करती। लोगों को बताने, वो सोचे कि नहीं ये डीएम साहब बताए, नहीं डीएम साहब ने वहां से लिया है, ये दे रहे हैं, वो लिया है, मैं मानती हूँ। दूसरी बात है, एक ईगो प्रॉब्लम है, लोग चढ़ा देते हैं। ईगो ही सबसे खतरनाक बीमारी, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, ईगो ही सिविल सर्विसेज की सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो ये खतरनाक बीमारी नहीं पालना चाहिए। एक बात, जनता के बीच की ये जो दूरी है, इसको गायब करने के लिए आपको जाना चाहिए। दूसरी बात, ये सब करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तीसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। जैसे उसने बर्थडे में केवल इतना बताया, क्या हम पौधा बांटते हैं, बस हमने इसके लिए पूरा हल्ला किया, मीडिया में न्यूज छपवाई। हमारे पास सूचना अधिकारी है कि जिला अधिकारी ने कहा है कि जो भी अपने वृक्षारोपण मतलब पौधा बांटेगा, एक हमने वृक्षारोपण में पौधा जियाओ अभियान का हमारा ये पार्ट बन गया, हमने नकल किया। तो ये जो एक बन गया है, क्योंकि जब हम कंपटीशन दे के आते हैं और जो वहाँ का नॉलेज होता है और जब हम फील्ड में जाते हैं, तो दोनों में ऐसा नहीं कि वो नॉलेज बिल्कुल काम कर रहा है। तो यहाँ कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात है, आप जिससे सीखे हो क्रेडिट उसी को देना पड़ेगा। क्या? अगर आप उसको क्रेडिट नहीं दोगे तो अगली बार आपको वो छिपाएगा, नॉलेज देगा नहीं। ये ऐसा है। हमसे एक बार किसी अधिकारी ने कहा कि आप ये इनोवेशन करना है, ये उच्च अधिकारी मांग रहे हैं। मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे किया जाते इनोवेशन हो जाएगा। जब उसका उद्घाटन हुआ तो वो अधिकारी खुद तो गए, मुझे नहीं ले गए। उन्होंने जाके वहां कहे होंगे मेरा है, ये थोड़ी बताए होंगे मेरा। तो जब वो गए तो मुझे ये नेचुरल सी बात है कि उसमें नहीं ले गए, और लोगों को मुझे नहीं ले गए, मेरे नीचे ले गए, ऊपर अपना गए। तो फिर अगली बार कहे और बताओ, तो हमने कहा सर बताता हूँ, लेकिन मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि जब आपके मन में खोट है तो आप गलत बात करें। तो वहां से मैंने ये लर्न किया कि जिससे मैं जो चीज लूंगा, जिसका जो इनोवेशन होगा, जिसका जो अच्छा काम होगा, उसी का प्रचार करूंगा। मैं केवल एक प्रचार का माध्यम बनूंगा, क्योंकि डीएम इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो उसको भी अच्छा लगता है कि डीएम साहब हमारा प्रचार कर रहे हैं या एसडीएम साहब हमारा प्रचार कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं उसमें एक उत्साह पैदा होता है, और वो अच्छे काम में चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं, अपने आप को लगा देते हैं। ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो कहेंगे अच्छा ये डीएम को कुछ नहीं आता, या अधिकारी को तो नॉलेज, ये गलत सोच है। तो ये मेरा चौथा ये है। तो अगर ये आदमी 4 फॉलो कर ले तो अपने जिंदगी में एडमिनिस्ट्रेशन में वो सफल होगा, उसका नाम होगा, उसको एक अच्छी फीलिंग आएगी और वो कामयाब होगा। जो नए बच्चे सब सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या राय होगी, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए?
क्या क्या अप एंड डाउन आएंगे जब वो तैयारी कर रहे होंगे? हाँ देखिए, तैयारी करने के लिए मेरा ये कहना है कि साल के IAS टॉपर्स के बहुत सारे वीडियो, ठीक है, उन 5 या 15, अगर केवल 15 वीडियो सुन के वो नोट कर ले कौन किताब पढ़ना, क्या पढ़ना, उसको एनालाइज कर ले, ठीक है, और उसी को अमल कर ले तो उनकी 25% का तो फाउंडेशन पहले दिन कहीं नहीं जाना है, तैयारी हो जाए। दूसरी बात यह है कि पेपर की जो एडिटोरियल होता है, उस पर जो आर्टिकल आती है समय समय पर, उसको एनालाइज करना, पढ़ना, और उसमें ये कहाँ लिखा है, तो क्यों लिखा है, तो इससे तो ये नुकसान होगा, तो इससे ये फायदा होगा। उसमें कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, एक कहावत है, बाल की खाल निकालना, ठीक है, और वो बाल की खाल निकालना एक तो पॉजिटिव साइड में और एक निगेटिव साइड में। अगर ये एनालिटिकल पावर डेवलप्ड हो गया तो उसे अच्छा नंबर मिलेगा और वो क्वालिफाई करेगा। और तीसरा, प्रिसाइज और कंसाइज विश्वास करना चाहिए। प्रिसाइज और कंसाइज, पहले कहते थे हमारे जमाने में कि अगर 10 पेज निबंध लिखोगे तब 100 में 90 मिलेगा, अगर 100 नंबर का है। अब क्या है कि आप 2 ही पेज लिखो, लेकिन वो प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, फैक्चुअल हो, उसमें चीजें हो। तो जमाना बदला है, तो अगर केवल पेपर रीडिंग हैबिट आ जाए और आपका जो है ये वीडियो देख लें। और मैं एक राय और भी दूंगा कि ये जो नए नए लड़के सेलेक्ट होते हैं PCS में, IAS में, इसमें आज सब ट्विटर पे और ऑनलाइन सबकी वेबसाइट है। अगर वो 4-5 से अप्रोच करें तो उसमें 2-3 उनको कनेक्ट कर देगा कि सर मुझे आप मेंटरिंग कर दीजिए, गाइड कर दीजिए, तो 1-to-1 मेंटर बन जाएंगे सभी लोग। बड़ा अच्छा लगता है जब वो सेलेक्ट होके आता, कोई कहता सर मुझे गाइड कर दीजिए। तो बच्चों को ये चाहिए कि पिछले 4-5 साल के जितने भी IAS या PCS या जो भी सेलेक्ट हुए हैं, वो या तो वो ट्विटर और फेसबुक और लिंक्डइन और उनका या तो साइट, इस चारों में से कहीं कहीं होगा, वहां से उनका लिंक मिल जाएगा, कनेक्ट मिल जाएगा, मेल मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, नहीं तो सीधा ट्विटर पे मैसेज कर दें कि मेरा ये। तो अगर वो ये प्रयास कर ले तो उसको 3-4 मेंटर मिल जाएंगे, उनसे 1-to-1 गाइडेंस लेता रहे। वो तो सफल होके आया है, वो तो हर ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी जानता ही है कि कैसे IAS बनते हैं, वो तो सफल खिलाड़ी है ही है। तो आदमी को कनेक्ट करके और गुरु बना ले, जो भी आप गुरु बता रहे थे। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा गुरु नहीं बना, लेकिन हाँ, इनविजिबल गुरु मैंने ज्ञान को बनाया। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आज ही मेरा फॉर्म गया हुआ है अयोध्या विश्वविद्यालय में, मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। अभी आज ही जमा कर, मेरा आदमी मेरा फॉर्म लेके जमा करने गया। अभी मैंने PhD की, अब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। अभी PhD मैंने किया, रोल ऑफ ICT इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। अब अगला फैक्टर, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बात करते। तो ये क्या है, वो मेरी आदत है लर्न करने की, सीखने की। तो और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अपने स्टेनो से भी सीखता हूँ, मैं अपने चपरासी से भी सीखता हूँ। तो एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्टीज अब किसी की बपौती नहीं रही। जब से इंटरनेट आ गया, गूगल में डालो, कोई एक वर्ड डाल दो, नॉलेज डाल दो। जो जब से ये गूगल आया, मतलब गूगल मीन्स तो सर्च इंजन, इंटरनेट आया, दुनिया मुट्ठी में है, नॉलेज मुट्ठी में है, आपको ढूंढने की जरूरत। तो आपसे सर बातचीत करके जो मेरी पर्सनल फीलिंग है वो ये है कि एक तो आप पब्लिक मैन हो, दूसरा कंटिन्यूअस लर्नर हो आप। तो आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक लाइन में आप अपने आप को डिफाइन करिए, तो आप अपने आप को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं एक लाइन में ऐसे डिफाइन करूंगा कि मेरे मन में ये बात रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो। क्या मुझे ये इस चीज की चाहत रहती है, कुछ अच्छा करो, कुछ नया। अब जैसे मुझे 8 महीना हो गया इस पोस्ट पे, जब से मैं बांदा DM से हटा। तो सबसे पहले मैं वहाँ की जो मेरी लर्निंग थी उसको मैंने रिकैप्चुलेट किया कि मैंने क्या गलतियाँ की। जितने मैंने 22 इनोवेशन किए थे, उसमें क्या अधूरा था, क्या गलतियाँ थी, क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत थी, उस पर मैंने अध्ययन किया। अब मेरे को ये पता कि हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो सकता था। ये दूसरी बात, फिर हमने एक किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाए, मैं 4 महीना FPO पे सीखता रहा। मतलब मैं जो अपनी ड्यूटी करता हूँ, छुट्टी तो हमारी है ना भाई, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो उसमें मैं अपना लर्निंग मोड में रहता हूँ। हमने FPO पे खूब अध्ययन किया, FPO वालों से बात की, उसके एक्सपर्ट बुलाए, पूरा प्रोजेक्ट बनाया। मेरे पास FPO का बहुत जानकारी, वीडियो सुना, सुबह घूमने जाता था, वीडियो सुनता था। मतलब उसके बाद मैंने एक साइकिलिंग पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि अगर किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो साइकिलिंग करना चाहिए, उससे 101 फायदे 6 सेट करके।
और इसी बीच में फिर अभी इधर अब मैं मॉडल गांव का एक विलेज बना रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है वो स्थिति है, यहाँ मॉडल गांव ही हमारा विकास कर सकता है। तो मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले 3-4 महीने से डेवलप कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं है जो हमने बांदा में काम किए, जब उसको छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड किए थे, अब उसको जब ऑर्गेनाइज के रूप में करना, जब उसको इकट्ठा किए तो एक मॉडल बना। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया, वाटर कंजर्वेशन का 18.5% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो जब उसको यहाँ इवेल्युएट किया तो उस पर हमने मॉडल गांव का एक कॉन्सेप्ट बनाया। उसका पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, कि गांव में विलेज मैनिफेस्टो होना चाहिए, गांव को विलेज मैनिफेस्टो के बारे में पता होना चाहिए, जिससे विकास के मुद्दे पर गांव में चर्चा हो और लोग उसको पाने का प्रयास करें। फिर गांव में जो अच्छे लोग होते हैं उनको चेंज मेकर के रूप में, पार्ट 2 है चेंज मेकर के रूप में डेवलप करेंगे, कि वो जो गांव का विकास का मुद्दा है उसको कैसे लागू किया जाए। तो चेंज मेकर को डेवलप करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग और सामाजिक काम करने वाले हर जगह होते हैं। और तीसरा, जो सरकार बड़े जोर शोर से एफपीओ का कॉन्सेप्ट लाई है कि हर गांव स्तर पे एक एफपीओ होना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए, जिससे उस गांव का एग्री बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। गांव का जब एग्री बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो अभी गांव में जो गांव का धंधा एग्री घाटे का सौदा है वो मुनाफे का सौदा हो जाएगा, तो लोग धनी हो जाएंगे। तो हमारे मॉडल अभी आजकल हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इसमें कुछ रिटायर्ड एक सीजीएम नाबार्ड हैं, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया। पिछले 3-4 साल से नाबार्ड के लोग गांव, मुनीष जी नाम है उनका, तो मुनीष जी सीजीएम नाबार्ड 2016 में रिटायर हुए, उस पर काम कर रहे थे, तो मेरे टच में भी थे, मैंने उनको बांदा भी बुलाया। उन्होंने मेरे पूरे काम को सेंसिटाइज किया, कलेक्ट किया, और उन्हीं की राय है कि साहब मॉडल गांव का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ही के बांदा के काम को मैंने ये प्रोजेक्ट के रूप में बना दिया, अब इसको ऑर्गेनाइज करके हम वो पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, आप अभी केवल एक जनपद में काम हुआ है, वो अनऑर्गेनाइज था, उसके लर्निंग को, उसके चीज़ों को सीख करके आप पूरे प्रदेश में, तो वो उस पर काम कर रहे हैं, मैं उसकी मेंटरिंग कर रहा हूँ, आई एम द मेंटर ऑफ दैट, कि पूरे प्रदेश में पार्ट 1 विलेज मैनिफेस्टो को कैसे गांव-गांव में पहुंचाया जाए, पार्ट 2 प्रत्येक गांव के चेंज मेकर को पहचान करके उसको चेंज मेकर का नॉलेज दे करके उसको चेंज मेकर कैसे बनाया जाए, और पार्ट 3 कि जब ये सब हो जाए तो उस गांव में जो एफपीओ बनवा करके उस पूरे गांव की इकोनॉमिक स्थिति को कैसे अच्छा कर दिया जाए। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आदमी का जो लर्निंग मोड होता है, सीखने का मोड होता है, डू द सेम थिंग डिफरेंट करने, वही मेरा माइंड सेट है। तो मैं करता रहता हूँ, मेरी व्यस्तता भी रहती है और मुझे इसमें मजा आता है। तो मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। भाई मैं रात को कम सोऊंगा, कोई हमारे रूप हम 6 घंटे बजे हम 4 घंटा सोएंगे। हम अपना है, हमारी ये जो पैशन है, ये दिस इज माई पैशन। तो मैं अपने इस पैशन को, जैसे सैटरडे संडे को मेरा सबसे बिजी डे होता है वेबिनार पे, जैसे आप मेरा इंटरव्यू, ऐसे मैं अब तक 18 यूनिवर्सिटी पे गुड गवर्नेंस में लोगों को बताया कि मेरा पीएचडी क्या था और गुड गवर्नेंस क्या होती है, सरकार क्या होती है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार जनता की भलाई कैसे करती है। बहुत लोगों ने ऐसे लोग, फिर जो हम लोगों ने इनोवेशन किए उस पर, कोई कभी मैं न्यूट्रिशन पे बात, कभी आत्मनिर्भर पे बात, तो इस तरह से जो काम हुआ है उस पर भी लेक्चर चलते रहते हैं। और ये सब चीजें, नई चीजें, ये नई कुछ नहीं है, रिसर्च है एक तरह से। जो काम हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करके, सिंप्लीफाई करके जनता को कैसे आसानी से दिया जाए जिससे उसका प्रॉफिट हो जाए। एक सेंटेंस है कि आई एम ऑलवेज इन लर्निंग मोड एंड आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली। अब बहुत टाइम ले लिया सर, मुझे लगता है बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं आपका, तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमारे शो पे आने के लिए। एंड इट वाज वेरी प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।